हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसके लिए मॉक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लाइव मॉक 1 का सॉल्यूशन आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैथ्स के सारे 35 क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड पेपर की तरह ही मान के चलिए, इसे बिल्कुल लगभग ऐसा सही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा जो लेवल होगा पेपर का वो थोड़ा सा अबव होगा आपके रियल एग्जाम से, सो डेट रियल एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 2 है, जिसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और अगर आपने ये मॉक जब लाइव था, फ्री था, आपने दिया होगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। वरना अगर आपने पेड टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है जो कि सिर्फ 59 रुपीज की है एनटीपीसी सीबीटी 2 की, तो भी आप ये अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका एनालिसिस भी मेरे साथ कर सकते हैं। ये मॉक लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने दिया था। उसमें ज्यादातर लोगों का स्कोर 66 to 70 के बीच में था। आरबी का मॉक देने वाले बच्चे वो रहते हैं जिनके प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है। ठीक है, तो एक सही कंपटीशन आपको यहाँ से पता चलता है। इस मॉक में एवरेज आपको 61.39 दिखेगा, लेकिन कुछ बच्चे जो क्लिक करके सिर्फ मॉक में वापस आ जाते हैं, अगर मैं वो हटा दूं तो एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारा। मतलब जिन बच्चों ने एक्चुअली में ठीक ठाक स्कोर किया उनका एवरेज अगर हम निकालें तो 65.15 जाएगा और मीडियन 68.77। पिछले मॉक के कंपैरिजन में मॉक 1 से इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। तो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे। 110 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 2 एस्पिरेंट हैं, 90 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 66 कैंडिडेट्स हैं और 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले 463 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 3000 कैंडिडेट्स। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए जो लाइव मॉक होते हैं या जो टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, जिससे कि बाकी लोग भी इसे दे पाए। और परसेंटाइल आप यहाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, और परसेंटाइल आप देखना चाहें कितने मार्क्स पे कितनी बन रही है आपको वहां से पता चलेगा। जो सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से इस टेस्ट में यूआर का 83 और डिपेंडिंग अपॉन ईयर जोन +-4 तो रहेगा ही। ऐसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का आप देख सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज की, तो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सीबीटी 2 के लिए बनाई है। इसमें टोटल अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और आने वाले 3 दिन में 3 और टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। तो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द टेस्ट। एंड अगर आपको उसके अलावा और टेस्ट देने हैं तो ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल के भी हमने सीबीटी 2 के टेस्ट लॉन्च किए थे, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैकेज आपको चीज में टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और बाकी सारी चीजें होती हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं। फ्री वीडियोज में मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस के अलग से मैंने टॉप 300 क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं जो मस्ट एग्जाम से पहले करके जाने। अच्छा, सबसे पहला सवाल सिंपल सवाल, x-1/x 5x, तो आपको x² + 1/x⁴ का मान बताना है। ये वाले सारे के सारे सवाल ओरली करने वाले सवालों में से होते हैं। जैसे आप इसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आपको पता है x² + 1/x², और यहाँ पे फिर माइनस में 2 मिलता है और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और ये -2 इधर जाके ऐड होता है और ये मिल जाएगा आपको 27। अब आप फर्दर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा x⁴ + 1/x⁴। यहाँ पे मिलेगा +2 और ये कट जाएगा आपस में x², और ये वाली वैल्यू 27 का स्क्वायर 729 आएगा। ये 2 उधर जाके एलिमिनेट होता है और हमारे पास जो आंसर मिलेगा ये वाली वैल्यू 727। ये आपको सारे स्टेप्स पता है, बेसिक से मैंने बता दिया। हालांकि ओरली करने वाली बात जब आती है तो आपको पता है जैसे x-1/x का स्क्वायर करेंगे तो 5² + 2 होगा तो 27, और यहाँ पे फिर दोबारा x⁴ + 1/x⁴ प्लस से प्लस में मूव करेंगे तो 27 का होल स्क्वायर -2 दैट इज 727। आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी, 7 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट आती है 9, 9 - 2 करूंगा तो यूनिट डिजिट 7, एक ही ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक बोट को 24 मिनट्स लगती हैं 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 7:2 है, तो टोटल टाइम बता दो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना लगेगा। ठीक, तो पहली चीज तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये 7:2 है तो इसे 7a और 2a में मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अपस्ट्रीम क्या कह रहा है कि 24 मिनट में कितना जा रहा है 32 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 24, 1 घंटे में कितना जाएगा इनटू में 60। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ही हमारी क्या होती है स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x - y मतलब 7a - 2a दैट इज 5a। यहां से हम e का मान निकाल सकते हैं
आप देखेंगे इसे सोल्व करेंगे तो पहले 8 से जाएगा, ये 4 और ये 3 से काटूंगा तो 20, ये हो गया 80, 5 से काट दूंगा तो ए का मान आ गया मेरे पास 16। ठीक है, तो ए है 16 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको क्या मिल गया, अपस्ट्रीम स्पीड आपके इन दोनों का सम करने पे डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी 9 है, और सब्ट्रैक्ट करने पे अपस्ट्रीम मिल गई 5 है। तो 5 हो गया मेरे पास 15 इंटू 16 इंटू 5 80, और यहाँ पे मेरे पास 9 है, कितना हो गया 9 इंटू 16 144। हमें 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम स्पीड भी 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 80 1 आवर। हमें 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, स्पीड कितनी है 144। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली कट रही है, 36 से काटूंगा तो 6 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यहां से काटूंगा तो 1.5 और ये वाली वैल्यू आ गई 1 + 1.5 दैट इज 2.5 आवर्स। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रही थी, जैसे मान लो आपको ये काटना नहीं था, तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 1 घंटा है, अब ये 216 और 144 है, इसका 2 गुना से तो कम है, तो 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा, तो 1 + 1 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो सकता है, डेट इज 2.5। इसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है एक बैंक ना 8.6% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है पर एनम, और ये हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। कस्टमर ने डिपॉजिट किया 1200 रुपीज 1 जन को और 1200 रुपीज ही 1 जुलाई को जमा कराए। इंटरेस्ट के तौर पर उसे कितने रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, हमें ये बताना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है, बाकी अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 8.6% का सालाना ब्याज है और हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 4.3%। ठीक है, आप कहेंगे सर साल के अंत की बात करूंगा तो मतलब 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तो इस पे तो ब्याज कितना लगेगा, आप कहेंगे सर आधा साल ही है 4.3% लग जाएगा। इस पे आप कहेंगे सर पहले 4.3 का 6 महीने में ब्याज लगेगा और फिर 4.3 का एक और ब्याज लगेगा, मतलब 2 साइकिल्स लगेंगी 4.3% की। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्योंकि ये अमाउंट सेम है जो दोनों बार उसने जमा कराया, तो 4.3% तो इसका दिख ही रहा है इस वाले पोर्शन का, और इस पे कंपाउंडिंग होगी तो यहाँ पे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो अगर a% 2 बार हम ब्याज लगाते हैं तो इफेक्टिव होता है 2a² डिवाइडेड बाय 100, वही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, तो 2a तो हो गया 8.6 और प्लस a² 43 का स्क्वायर कितना होता है 50 से कितना कम 7 कम, तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 घटाएंगे तो 18। ठीक है, 18.49 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो 0.1849 ये वाली वैल्यू बनेगी। तो आप यहाँ पे इनका सम कर लेंगे और आपको इफेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी कि कितना इंटरेस्ट आपका बनना है। तो ये 12.9 13.08 कुछ हो जाएगा। कितना परसेंट किस पे 1200 पे निकालना है, तो परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू में और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों वैल्यू को 0.49 है इसे एलिमिनेट करके 5 भी लिख सकते हो, तो 12 5 जा 66 कैरी फॉरवर्ड, 12 8 जा 72 सॉरी 96 प्लस 8 104, 1 कैरी फॉरवर्ड 13 156 और 1 157 157.04 02 दे रखा है, तो इसके साथ भी हम जा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे थे, तो जैसे ही आपने ये लगभग वैल्यू निकाल ली थी कि भाई 13% कुछ आएगा, तो 12 इंटू 13 जैसे ही आप करोगे तो मिल गया 156, तो 156 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चार ऑप्शन में, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो यही आंसर हो सकता था। ये हो गया। बाकी आप इसे अगर डायरेक्टली भी करना चाहें, आप इफेक्टिव ना लगाते तो भी आप ये चीज समझ सकते थे कि भाई आधे साल पे 4.3, इस पे कम से कम अगर मैं क्वार्टरली मतलब हाफ ईयरली ना करता, फुल भी ले लेता, तो 8.6 प्लस 4.3 डेट इज 12.9,
तो जो मेरा ब्याज होगा वो 12.9% से ज्यादा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 13 देख सकते हैं। 13% निकालूंगा तो 156 के आसपास जा रहा है, तो नियर बाय आंसर मेरा यही जाएगा। ठीक, बाकी तो बहुत ज्यादा 122 136 तो पॉसिबल ही नहीं है, और 166 में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन वो भी आप अप्रोक्सीमेट निकालते 43 का ना करके 44 भी ले लेते इसमें, तो ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना ही था तो 4 × 4 16 डिवाइडेड बाय 100 0.16 मिल जाता, तो उससे भी पता चल जाता कि भाई इसमें 0.16 और ऐड करना है, आपको आंसर तब भी नियर बाय मिल जाता, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होता। अगला सवाल, दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी दे रखा है, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताना है। अब अगर मेरे पास नंबर ये है तो जब रेशियो लेते हैं तो कॉमन फैक्टर कट जाता है, वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ। तो मैं कह सकता हूं पहला नंबर होगा 5h और दूसरा नंबर होगा मेरा 6h। अगर इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6750 के। हमें बताना है इनका डिफरेंस, तो ये 6h - 5h मतलब h का मान ही बताना है। सॉल्व करेंगे तो आप 30 बनेगा, ये 30 में एक जीरो से गया और इसे 3 से काट दूंगा तो 225। एचसीएफ का स्क्वायर 225, तो एचसीएफ आ गया मेरे पास 15, और यही इनका डिफरेंस भी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि एक पर्सन डी डिस्टेंस कवर करता है 60 km/h की स्पीड से 1.5 टाइम्स अर्लियर डिस्टेंस का 40 की स्पीड से, और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न करता है सेम रूट से एक सर्टेन स्पीड से, एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी की 45 km/h है। तो आपको बताना है कि स्पीड क्या थी रिटर्न जर्नी में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले कहा आपने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 1.5 डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर सेम डिस्टेंस जो इतना ट्रेवल हो चुका है इतना ही वापस आ रहे हैं, तो ये 2.5 है तो 2.5 डी और इसमें ऐड करो, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगेगा, डी डिस्टेंस को हमने कवर किया 60 की स्पीड से, 1.5 डी डिस्टेंस को कवर किया हमने 40 की स्पीड से, और सेम डिस्टेंस वापस आए मतलब 2.5 डी डिस्टेंस को हमने कवर किया से x की स्पीड से, और एवरेज स्पीड निकल के आई हमारे पास पूरी जर्नी की 45। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है d, तो आपका सब जगह कट ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये 5 बनेगा, 5 से इसे काटूंगा तो ये पूरा का पूरा 9 बन जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इधर तो आ जाएगा मेरे पास 1/9, और इधर क्या बचेगा 1/60 प्लस 1.5 है तो इसे 3/2 लिख सकता हूं, तो 3/80 बन जाएगा ये। और यहाँ पे मेरे पास 2.5/x है जिसे मैं 5/2x लिख सकता हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना x को ना अलग कर लिया करो, ये वाला पार्ट 1/9 में ये घटा देना, इन दोनों का एलसीएम लूंगा 240 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से, है ना। तो ये 9 और 4 13/240 होगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2x अब इन दोनों में एलसीएम लूंगा तो इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये 41/720, यहां से काटूंगा 360, और x आ जाएगा मेरे पास 360 इंटू में 5/40 तो 1। अगर ये 40 होता तो भाई ये 9 और 5 45 हो जाता, तो 45 से कम आंसर होगा मेरा, 45 से कम 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 44 डायरेक्टली तो नहीं जाना चाहिए, तो कर ही लेते हैं सॉल्व सीधा। ये आ जाएगा मेरे पास 1800 डिवाइडेड बाय 41, ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, फिर 160 बन जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स पूरा नहीं जा पाएगा, 3 टाइम्स, और 3 के बाद फिर 9 टाइम्स। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट वी हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। अगला सवाल, एक आदमी ने टोटल 13,000 रुपीज इन्वेस्ट करे
3 पार्ट में स्प्लिट करके 2%, 3% और 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे साल के अंत में उसे इक्वल इंटरेस्ट मिला तीनों केसेस में। तो हमें बताना है कि कितने पैसे 5% के हिसाब से निवेश किए गए थे नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अब देखो इसमें हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, मैं मान लेता हूं ए अमाउंट, बी अमाउंट और सी अमाउंट उसने 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया 13,000 को। ए को 2% पे दिया, बी को 3% पे और सी को 5% पे। अगर ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मेरे पास इंटरेस्ट सेम मिलता है तीनों केसेस में, तो उस केस में ए का रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 5। बी का रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज 2 इंटू 5। और सी का रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज 2 इंटू 3। तो इस रेशियो में पैसा बटा होगा हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वरना बेसिक से आप कहते हैं कि सर 2% इंटू में ए ये बराबर होगा 3% ऑफ बी और ये बराबर होगा 5% ऑफ सी। परसेंट से परसेंट एलिमिनेट हो जाता और 2a इक्वल टू 3b और इक्वल टू 5 से दे रखा हो, तो मैंने आपको बताया a किसके बराबर 3 इंटू 5 रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी, है ना। तो यहां से हम डायरेक्टली किस रेशियो में पैसे बटे होंगे वो मिल गया। हमें बताना है कितने पैसे 5% पे दिए थे, तो 5% है सी वाला। आगे यहां से देखेंगे 15 है, 10 है और ये हो गया 6। तो टोटल बन गया 31। 6 का मान बताना, 31 इसके बराबर है तो 13,000 डिवाइडेड बाय 31 है और इनटू में 6। दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शन भी दे रखे, ऑप्शन थोड़े से ये कुछ करीब भी हैं कुछ दूर भी हैं। अप्रोक्सीमेट अगर मैं देखता तो मेरे पास क्या वैल्यू आती, आप देखते हैं यार सर ये 6 है, ये लगभग 5 टाइम्स जा रहा है, 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2600, नियर अबाउट 26, लेकिन ये 31 है, थोड़ा गैप ज्यादा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इतना ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए सोल्व भी कर लेते हैं। 13 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 78, और 78,000 को 31 से काटेंगे तो 2 जा 62, फिर 160 बचेगा तो 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर 50 बचेगा तो 1 टाइम्स। 251 के बाद कुछ आएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, ये आंसर आ गया। चलें आगे। बस ये स्टेप अगर आपको पता था, ये फास्ट कर सकते थे आप, थोड़ा टाइम बच जाता। कहता है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। एक ट्रायंगल हमें दे रखा है पी क्यू आर, ऐसे एक पॉइंट है ऑन द साइड क्यू आर सच डेट पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं तो वो कब होता है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, पाइथागोरस इसमें चीजें क्या क्या दे रखी हैं, पी क्यू दे रखा है, एक दे रखा है पी आर, ये दे रखा है क्यू एस और एस आर। क्यू एस और एस आर, इनके बीच में रिलेशनशिप दे रखी है 4 साइड के बीच में। अब इन सब साइड्स में स्क्वायर भी है और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो कौन सी चीज जोड़ेगी इन्हें। आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्हें जोड़ने वाली कड़ी होगी ये। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइट का स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, आप कहेंगे सर पी क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू एस स्क्वायर, और यही हाइट का स्क्वायर मेरा बराबर हो जाएगा किसके, पी आर स्क्वायर माइनस में आर एस आर स्क्वायर, ये होगा। अब माइनस कहीं दे रखा है, माइनस वाला तो कहीं नहीं है, बस घुमा रखी है चीजें। तो अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप कहेंगे सर पी क्यू के पास एस आर को ले जाओ, पी क्यू स्क्वायर एस आर इधर ले गए, और यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, इसी बीच में कुछ मिलेगा। तो देख लो पी क्यू और एस आर, पी क्यू एस आर एक साथ दिखना चाहिए, पी क्यू एस आर नहीं है, पी क्यू नहीं, पी क्यू एस आर ये रहा, और पी आर क्यू एस, ये मिल गया, यही आंसर है। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और चीजें ट्राई करनी है इस तरह के सवाल में, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आप ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के अगर करें, ये वाली साइड को 2 मान लूं, ये साइड को 2 मान लूं, तो फिर ये एक और एक हो जाएगा, जहां परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट भी करेगा। बट उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है आपका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाए। उस केस में पी क्यू और पी आर आपका बराबर हो जाएगा, तो ये अलग हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये तो वैसे ही कट गया, ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। पी एस और क्यू एस, पी एस हो गया और क्यू एस,
और फिर पी क्यू और पी आर, इनका कोई रिलेशनशिप बैठेगा नहीं, ये वाला तो बीच में जोड़ने वाली कड़ी है ना, अगर ये ले लेंगे तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो इसकी चांसेस कम है। पी एस और पी आर, पी एस और पी आर, और पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, ये भी कोई खास रिलेशनशिप दिख नहीं रही। ठीक है, बाकी आप करोगे ट्राई, जो मैंने वैल्यूज रखी है, तो आप इस तरीके से अगर मानोगे तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी, √3/2 साइड होता है, तो ये √3 बन जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके भी ट्राई कर सकते हो, चारों ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखोगे एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल मान के आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। बाकी ये रिजल्ट याद भी रख लेना, रिजल्ट क्या है, सीधा सीधा ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा ये वाली साइड के स्क्वायर और ये वाली साइड के स्क्वायर, अगर ये परपेंडिकुलर हमने डाली है। ठीक है, ये अलग से भी पढ़ा रखा है आपका रिलेशन। अगला सवाल हमारे पास, एक कोनिकल टेंट है जिसका डायमीटर 14 दे रखा है, स्लांट हाइट 25 दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास बताना @50 पर स्क्वायर मीटर, सब मीटर में है, कॉस्ट 50 पर स्क्वायर। अगर कोन की बात करूं तो कैनवास कहां लगता है भाई, आपका लेटरल सरफेस पे लगता है, तो उस केस में लेटरल सरफेस एरिया होता है πRL, तो हमें डायमीटर कितना 14, तो रेडियस 7, स्लांट हाइट ऑलरेडी 25 दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 7 इंटू में 25, और ये तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, मीटर 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं 50, तो टोटल के कितने लगेंगे, तो इंटू में 50 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 से 7 एलिमिनेट, हाँ 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 50 इंटू 50 2500 इंटू में 11, तो ये 27500 ये आंसर है। चले आगे, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं इस सवाल में, इट वॉज एन इजी वन। अगला सवाल कहता है, एक व्हील है जिसका रेडियस हमें 21 दे रखा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 रेवोल्यूशन में। तो व्हील ऐसा होता है, जब वो एक रेवोल्यूशन लेता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है ना, ये एक रेवोल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस जितना एरिया कवर करता है। ठीक है, तो 21 रेवोल्यूशन, अगर 20 रेवोल्यूशन लेने तो 20 इंटू में सरकमफ्रेंस होगा व्हील, रेडियस दे रखा है 21, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू में 21, ये मेरा आंसर डायरेक्टली मुझे दे देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, यूनिट डिजिट दो की मैच कर रही है, नहीं कर सकते। बाकी आप ये देखेंगे 3 आ जाएगा, तो मेरा आंसर 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, ये चीज भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे 3 से ये वाली वैल्यू नहीं कट रही तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये कट रहा है 3 से 11 से भी कट रहा है, ये वाली वैल्यू 6 और 4 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 5 12 कट रहा है 3 से, 11 से कट रहा है क्या, 11 से भी कट रहा है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। यूनिट डिजिट 0 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, देखो अलजेब्रा में जब भी इस तरीके का सवाल दिखे, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस एक वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू आ गई, फिर ट्वाइस राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में कुछ ऐसा दे दें, उसमें एक्स वाई और जेड की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। एक्स का मान होता है आपका यहाँ पे 2 के बाद ब्रैकेट में एक्स का जो कोफिशिएंट है डेट इज 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ध्यान रखना फॉर्म यही होनी चाहिए कि राइट साइड में ब्रैकेट में 2 के बाद चीजें ब्रैकेट में होनी चाहिए। ठीक है, और ये इंडिविजुअल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, और यहाँ पे इंडिविजुअल एक्स वाई और जेड, मिक्सचर ना हो एक्स वाई जेड का, कि एक्स वाई आ गया वाई जेड आ गया ऐसा कुछ, तो उसमें डायरेक्टली हम निकालते हैं कि भाई यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है -3, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये वाई का मान होता है, और यहाँ पे मेरे पास जेड का कोफिशिएंट है 9, और वहां पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, तो ये आती है जेड की वैल्यू, तो आंसर होगा 1/2 -3 और 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट करेंगे 1/2, 2 इंटू 1/2 1, -3 -3, तो ये कितना आ गया -5, यही इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन खत्म। ये ट्रिक पता होनी चाहिए, बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बेसिक से क्या होता है ना मेरे भाई, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाले अलग कर लो, बेसिक से भी बता देता हूं,
बट होगा वही रिजल्ट। एक्स वाले अलग करूंगा तो 4x² और यहाँ पे माइनस में 2 इंटू 2x। अब ये 2 को बाहर ही कर रहा हूं मैं, ऐसे ही इधर आएगा y² माइनस 2 इंटू में -3y, यही है। और प्लस में मेरे पास यहाँ पे 9z² और -2 इंटू में 9z, यही होगा। अच्छा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आप कहेंगे सर ये 4x² कुछ और नहीं है, ये 2x का होल स्क्वायर है, ये लिख सकता हूँ। y² है, 9z² को 3z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab होता है या नहीं होता है ना? तो ये मेरा a हो गया, ये 2ab हो गया, तो ये 2 है, ये a मिल गया, मतलब b का मान क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। और प्लस में b² क्या चाहिए? ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में -1² कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अभी -1² ये देख लेंगे, अभी मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे लास्ट में प्लस में 19 भी है, तो वो एज इट इज रख लेते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे था, तो ये मेरे पास -y² है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ। y है, ये 3 इंटू वाई को यहाँ पे प्लस में 3² लिख सकता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू वाई, वाई यहाँ से आ गया 2, ये रहा। अब b क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3² यहाँ पे प्लस किया है तो -3² करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 3z का होल स्क्वायर -2 इंटू 9z है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3z। तो आप फिर से ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये a हो गया, ये a है, ये 2 है, तो ये b बनेगा, तो प्लस का 3² और यहाँ पे माइनस का 3², कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे ये सारा का सारा पार्ट, ये जो बना, ये -19 बना, इसे कट देगा। तो ये जो वेरिएबल वाला पार्ट था, ये सिर्फ हमारे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो हेल्प चाहिए थी उसके लिए दिया गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा मेरे पास 3z माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इनका सम कितना? 0 के बराबर आ जाएगा, उधर तो सब हटा दिया था हमने। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होता है? जब तीनों के तीनों 0 हो। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और तीनों को अगर 0 करना है तो 2x माइनस 1 अगर 0 है तो ये कब होगा? 2x माइनस 1 अगर 0 हो तो 2x 1 के बराबर, और x का मान कितना? 1/2। ऐसे y का मान -3 और z का मान -3/3 डेट इज 1। यही चीज लिखी थी मैंने। तो ये इसका शॉर्ट तरीका होता है जो वहां पे लिखा। जो चीज यहाँ पे स्टेप्स में कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ ऑलरेडी जब सारी चीजें करेंगे तो यही कुछ फॉर्म बनेगी और हमारा रिजल्ट यही आता है, ये याद रखना, ठीक है। काफी बार एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए जो आपके एग्जाम में यूजफुल होते हैं डायरेक्टली। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक रेस है 500 मीटर की, जिसमें पी क्यू को हेड स्टार्ट देगा 80 मीटर का, फिर भी पी जीत जाएगा 10 सेकंड से। अगर 120 मीटर का हेड स्टार्ट दे तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रेस खत्म होगी, मतलब दोनों एक साथ रेस को खत्म करेंगे। डेड हीट का मतलब यही होता है। तो हमें बताना है पी को 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। आप ध्यान दीजिए, ये 500 मीटर की रेस है। पी अगर क्यू को क्या दे? 80 मीटर का हेड स्टार्ट दे दे, और फिर भी क्यू पी से कितने टाइम में हार जाता है? फिर भी 10 सेकंड से क्यू पी से हार जाता है। मान लो पी को इतना टाइम लग रहा है, पी इतने टाइम में कितना कर रहा है? 500 मीटर। क्यों इतने टाइम में कितना करेगा? आप कहेंगे सर क्यों टी टाइम में सिर्फ इतनी दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि 80 मीटर का हेड स्टार्ट ले लिया और 10 सेकंड फिर भी बचे रह गए। अच्छा, अगर क्यू को मिल जाए 120 मीटर का हेड स्टार्ट, तो भाई पी और क्यू बचा हुआ डिस्टेंस क्यू टी टाइम में करेगा और पी स्टार्टिंग से लेके यहां तक टी टाइम में जाएगा, तो पूरा का पूरा डेड हीट में रेस खत्म होती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी कि भाई 80 मीटर और 10 सेकंड का एडवांटेज मिलता है तो डेड हीट में होगी, मतलब टी टाइम में रिमेनिंग डिस्टेंस कवर होगा। 120 मीटर मिल जाए तब भी रिमेनिंग टाइम में पूरा डेड हीट में रेस कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब ये 120 में से 80 घटा दो तो बचा 40 मीटर। ये 40 मीटर क्यों कितने टाइम में कवर कर रहा होगा? 10 सेकंड में कवर कर रहा होगा। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? डिवाइडेड बाय 10 कर दो।
1 सेकंड में क्यू कवर करेगा यहाँ पे 4 मीटर, तो 4 मीटर की तय दूरी 1 सेकंड में तय की गई है, तो क्यू की स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, हमसे पूछा है टी 500 मीटर कितनी दूरी में तय करेगा, मतलब 500 मीटर कवर करने में पी को कितना टाइम लगेगा, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर 120 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, तो टी टाइम के अंदर क्यों इतनी दूरी तय कर पा रहा है? 500 में से 120 घटाया तो 380 आ गया, और इतने ही टाइम में पी पूरी दूरी कवर कर रहा है। तो अगर मैं क्यू का निकाल लूं कि 380 मीटर कितने टाइम में कवर होगा, वो मेरे को टाइम मिल जाएगा पी का। तो 380 भाग 4 करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास? 95 सेकंड ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट टू कोस 90 माइनस थीटा के बराबर थीटा एक्यूट एंगल, तो टेन थीटा का मान बताओ। आप देखेंगे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा को अगर मैं नीचे ले गया तो ये बचेगा 1 प्लस कोस बाय साइन क्या होता है? कोट थीटा, या फिर 1 बाय टेन थीटा लिख सकता हूं। और ये किसके बराबर? रूट टू के बराबर। रूट टू 1 बाय टेन थीटा, रूट टू माइनस 1 बन गया। इनवर्स कर लेंगे तो टेन थीटा 1 अपॉन रूट टू माइनस 1। टेन थीटा की तो मान बताना है हमें। सिंप्लीफाई करेंगे, रूट टू प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो रूट टू प्लस 1 बचेगा, लेकिन नीचे क्या होगा? रूट टू प्लस 1 इंटू रूट टू माइनस 1, तो रूट टू का स्क्वायर डेट इज 2, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कट के 1, तो रूट टू प्लस 1 इज द आंसर। क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, इसे सोल्व करके बताना कि क्या होगा आंसर। तो हम सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और बोर्ड मास यूज करते हैं, और प्लस माइनस मेरा सेपरेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट को हटा दूं तो ये प्लस आ गया तो सेपरेटर की तरह काम करेगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो सेपरेटर की तरह। तो मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आप देखेंगे इधर मेरे पास आया 1/12, इधर पैरेलल होता है तो काट सकते हैं हम पैरेलली, अगर डिवीजन है तो ये -1/2, इसे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -5/6। ठीक है, इतना पार्ट हमने सोल्व कर लिया। पीछे इधर सोल्व करेंगे तो पहले इधर चला ऑफ, तो पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सोल्व होगा। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, 4 माइनस 3 आया 1, 1/3 इंटू में है, और यहाँ पे फिर ऑफ है, तो ऑफ वाले को हम क्या करते हैं? लाइन खींच के पैरेलल मल्टीप्लाई, तो ये 1/9 इंटू में 1/12 इधर है, और ये 1/3 इसका डिवीजन में है, और ये पूरा ब्रैकेट में है, तो पहले ये सोल्व होगा। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? ये डिविड मल्टीप्लिकेशन हटाना, सीधी लाइन खींच के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ये हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन है, पैरेलली काटेंगे, 3 से कट जाएगा 3, ये बना 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर चला जाएगा 36। मेरा आंसर आया 36 माइनस 5/12 है, सॉरी 6 कैसे लिख दिया? 36 माइनस 5/12, डिनोमिनेटर में 12 है तो ये दोनों वैसे ही कट गए। अब यहाँ पे 12 इंटू 36 करेंगे, तो 12 6 72, 7 कैरी फॉरवर्ड 432 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 427 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी माय आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 पाइप हैं P, Q एंड R, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में टैंक को फिल कर सकते हैं। P को 9 बजे, Q को 10 बजे और R को 11 बजे खोला गया, तो टैंक कितने टाइम पे फुल होगा? सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम जो कि 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 60/12 5, इसकी 4 और इसकी 3 आ जाएगी। अब ये देखो 9 बजे, ये 10 बजे और ये 11 बजे खुल रहा है, 11 बजे के बाद तीनों साथ में काम करेंगे, तो मैं देख लेता हूँ P 11 बजे तक कितना काम करेगा। 2 घंटे मिल गए, तो 5 इंटू 2 10 काम इसने कर लिया। ये 10 बजे खुला, 11 बजे तक 1 घंटा मिला, तो 4 की एफिशिएंसी से 4 इंटू 1 4 काम कर लिया। अब तीनों साथ मिलके करेंगे, 9 और 3 12 हो गया। टी टाइम मान लेते हैं कि 11 बजे के बाद लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में, टोटल काम है 60। 14 यहाँ घटाया तो ये वाली वैल्यू आई 46। 46/12 करेंगे तो मेरे पास ये 23/6 बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 3 घंटे हो गए, फिर मेरे पास 5/6 बचेगा, मतलब 50 मिनट।
तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 50 मिनट और लगेंगे, तो 2:50 चलें आगे। अगला सवाल, एक सर्कल है जिसके अंदर दो कोड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक सर्कल है, दो कोड हैं ए बी और सी डी, इंटरनली पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी का मान पूरा दे रखा है 24, पी बी दे रखा है 6। अगर ये 6 है तो 24 में से 6 घटाया तो ये 18 आएगा। पी डी दे रखा है 12, तो हमें बताना है पीसी का मान, इसका मान। एक प्रॉपर्टी हम सर्कल में पढ़ते हैं, अगर दो कोड्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो पार्ट होता है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा इसके और इसके प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब 18 इंटू में 6 बराबर हो जाएगा 12 इंटू में x के, और 12 से काटूंगा यहाँ पे, 6 से काटा 2, 2 से इसे काटा तो 9, x का मान आ गया 9। ठीक। अगला सवाल हमारे पास, साइन ए प्लस कोस ए रूट 3 है, तो 10 ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन कोस। कितनी बार एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है सीधा सीधा। देखो 10 और कोट का अगर मैं सम करता हूं तो ये 1 अपॉन साइन कोस ही आता है, ये याद रखिए। कैसे आता है अगर आपको करवाना है, तो ये कोस बाय साइन बाय कोस होता है 10, ये कोस बाय साइन होता है ना। एलसीएम लोगे तो कोस साइन, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये बताना है। अब साइन प्लस कोस रूट 3 दे रखा है, स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, क्योंकि हमें तो साइन कोस का प्रोडक्ट ही चाहिए, और ये रूट 3 का स्क्वायर 3, ये होता है 1, 1 उसमें घटाया 2, 2 से डिवाइड किया तो साइन कोस का मान आया 1। अगर साइन कोस आया 1 तो 1/1 1 और 1 प्लस 2 ये आया 3। ठीक है। अगला सवाल, एक होलो मेटेलिक पाइप है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 8, इनर डायमीटर 6, तो वॉल्यूम बतानी है, पाई को 3.14 लेना है। देखो पाइप ऐसा होता है, अगर होलो है तो एक तरीके से आप कहेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसकी हाइट दे रखी है 12, आउटर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना 4, इनर रेडियस कितना, डायमीटर 6 तो रेडियस 3। हमें बताना है वॉल्यूम जो मेटल की यूज होगी, तो वॉल्यूम होती है, अब बाहर वाली मेटल कहाँ होगा, इस रीजन में होगा, तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को घटा देंगे तो आप कहेंगे सर पाई एच कॉमन आ जाएगा 12, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, पाई को लेना है 3.14। सोल्व करके अपना आंसर बता सकते हैं। पॉइंट के बाद दो वैल्यू डेसिमल प्लेसेस तक है, दो डेसिमल प्लेसेस तक है, तो यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 16 माइनस 9 ये आ गया 7, 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट लास्ट में आएगा 6। दो ऑप्शन में आ रहा है, बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 इंटू में 12 84, तो 3.14 में 84 से अगर गुना करेंगे, लास्ट टू डिजिट भी निकाल सकते हैं ना अपन, 4 4 जा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 32 36 और 1 37, सेकेंड लास्ट डिजिट आएगी 7, तो मेरे पास ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, चलेंगे आगे, वरना आप 84 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 252, और फिर 84 को 0.14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ये वाली वैल्यू दिख जाएगी लगभग 12 के आसपास, तो फिर उसमें ऐड करके आप 263 तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी गिवन, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर गिवन, और आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें बताना है क्यूब रूट एबीसी। फॉर्मूला आपको पता है यार इन तीनों के बीच में क्या होता है। आप चाहें तो यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कुछ मान नहीं सकते, आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2 इधर आ जाएगा 2
ये फॉर्मूला याद है इस फॉर्म में आपको, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये तो यही है। जब इस फॉर्म में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया ना हमारा। आप कहेंगे सर ये आ गया मेरे पास 78 और ये -3 ABC को इधर ले जाता हूं, +3 ABC बन जाएगा। ABC का क्यूब रूट बाद में निकाल लेंगे। ये A + B + C है, इधर जाके माइनस में आएगा, ये हो गया 6। 3A² + B² + C², तो ये है 20। 3 × 20 हो गया 60, -6 का स्क्वायर 36 है ना। 60 - 36 24, डिवाइडेड बाई 2 12। तो ये 72 घटाया 6, 3 से काटा 2, तो ABC आ गया मेरे पास 2 और इसका क्यूब रूट बताना है तो इसमें भी क्यूब रूट लगा लो। डन है। कहता है कि एक 175 मीटर हाई क्लिफ है जिससे एक टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। चलो ये जमीन है, इसके ऊपर हमने बना दिया एक क्लिफ। क्लिफ होती है माउंटेन टाइप, तो टावर की जो हाइट होती है वो भी माउंटेन से थोड़ी कम ही रहती है। तो मैंने कहा ये टावर हो गया। अब यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां तक जाएगा और एक जाएगा आपका यहां तक। तो कहते हैं भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली हम यहां से देखते हैं कि भाई टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर का है वो 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इसके पैरेलल जा रही है ग्राउंड लेवल पे, तो ये 30 बनेगा। ऐसे ही हम ये वाला एंगल अगर कहें 60 तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जनरली नीचे ही बना लेते हैं, ऊपर हम लिखते नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। ये 175 दे रखा है और हमें ये हाइट बतानी है टावर की कितनी होगी। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट में वैल्यूज हैं। सबसे पहली चीज तो भाई ये वाली वैल्यू मेरी 175 से छोटी होगी, तो ये 350 कहां पहुंच रही है ना। अब सबसे पहले ये 175 दे रखा है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये हमें पता है अगर ये वाली साइड बेस है, बेस का √3 टाइम होता है, तो ये वाली वैल्यू 175/√3 हो जाएगी। ये भी 175/√3 हो जाएगी। अगर ये मिल गया तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री के केस में ये वाली साइड √3 टाइम होती है, अगर ये 1 रेशियो है तो इसका भी √3 टाइम करोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 175/√3 इंटू में √3। ठीक है, तो 175/3 यहां से लेके यहां तक का रीजन आ गया। टोटल 175 है, तो 175 में से 175/3 घटाएंगे तो 175 का 2/3 बचेगा और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डेट इज 350 डिवाइडेड बाई 3। और किसी भी वैल्यू को अगर 3 से डिवाइड करें तो कभी 0.25 आता हुआ देखा है लास्ट में, नहीं देखा। 350 मुझे पता है डायरेक्टली 3 से नहीं कटेगा, तो 0.67 ही आ सकता है, 0.666। 1/3 क्या होता है 0.333। 2/6 क्या होता है 2/3 सॉरी 0.666 या फिर 0.67 कह सकते हैं। तो ये इधर आएगा बेस्ड ऑन रिमाइंडर। क्लियर या नहीं? चलें आगे। अगला सवाल कहता है कि x की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना है y और z की कंबाइंड एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी की टर्म्स में ही कर लेते हैं। अगर साथ मिलके काम करें तो x और y 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये टाइम हो गया इनका। और z अकेला काम को 120 दिन में कर सकता है, तो z का टाइम ये हो गया। हमें बताना है कि अगर x और z साथ मिलके 15 दिन तक काम करें और तो y को रिमेनिंग वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। चलो तो यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप को लेके चलें तो एफिशिएंसी का रेशियो, यहाँ पे टाइम दे रखा है तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा इनवर्स, डेट इज 120/30, और जिसे मैं लिख रख सकता हूँ 4:1। आप देखेंगे एक्स वाई और जेड कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे 5 रेशियो है, यहाँ पे 3 रेशियो, तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा मेंटेन। तो कॉमन करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3,
और यहाँ पे भी 5, तो भाई यहाँ पे भी 5। तो यहाँ पे x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, y प्लस जेड की कितनी आ गई 5। अगर आप यहाँ पे दें तो z की एफिशिएंसी कितनी 3 और x प्लस y की कितनी 12। अगर z की एफिशिएंसी 3, y प्लस जेड की एफिशिएंसी 5, तो y की एफिशिएंसी कितनी 2। x की एफिशिएंसी मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई। टोटल वर्क निकालना हो तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क तो कैसे भी निकाल लो, z को अकेले काम करने में कितने दिन लग रहे हैं 120 दिन, 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क हो गया 3 इंटू में 120। अब ये किसके बराबर होगा, कहता है कि पहले x और z ने मिलकर 15 दिन काम किया। x कहाँ है, ये रहा। z कहाँ है, ये रहा। 13 की एफिशिएंसी से 15 दिन काम हो चुका है, बचा हुआ 2 की एफिशिएंसी है y की। कितना दिन लगेंगे 2 की एफिशिएंसी से, मैं मान लेता हूँ t टाइम, और ये पूरा काम हो जाएगा। 15 इंटू 13 कितना 195, 360 में से घटाया 195, तो 165 डिवाइडेड बाय 2, इतना टाइम और लगेगा y को काम कंप्लीट करने में, ये हो गया 82.5। दिस इज माय आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से देखिए। कहता है एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड है 50, मीन है 35, तो मीडियन बता दो। हमें पता है इंपेरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशनशिप लगा देंगे, हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है। मोड कितना है 50, मीन कितना है 35, तो 2 मीन है, तो इधर जाके ऐड हो जाएगा 2 इंटू 35, और ये 3 मीडियन के बराबर, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो ये आ गया आपके पास मीडियन। 50 प्लस 70 120 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 40। खत्म। अगला सवाल कहता है कि एक बाइक का करंट प्राइस है 80,000, पहले साल 10% प्राइस गिरा और अगले साल 15% बढ़ गया, तो 2 साल के बाद प्राइस क्या होगा। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहें। आप चाहें तो इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं कि भाई पहले 10% का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर 15% का अगर इंक्रीमेंट हुआ तो नेट चेंज 15 माइनस 10 5, 10 इंटू में माइनस 10 इंटू में 15, 150 डिवाइडेड बाय 100, तो माइनस का 1.5, तो ये आया 3.5 का इंक्रीमेंट 3.5%। इसका 3.5% निकालेंगे तो 7 4 28, तो ये आएगा 2800, इसमें जोड़ देंगे तो 8280। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि भाई 80,000 है, 10% घड़ा तो 9 भाग 10, और 15% बढ़ा तो 23/20। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे भाई 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो तो हमारी फिक्स हो गई, यूनिट डिजिट कर लें 2 जीरो के बाद, 3 इंटू 9 7 चौक, लास्ट में 800 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि अब ये पाई चार्ट दे रखा है, इसे ढंग से पढ़ो, और इसमें एक्सपेंडिचर दे रखा है कि किस जगह पे कितना कितना हो रहा है परसेंटेज में। कहता है अगर टोटल एक्सपेंडिचर 10,70,000 है, तो हमें बताना है कि सेंट्रल एंगल क्या होगा जो ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग क्या है, ये 19%। अब इतना खुद्दू सा क्वेश्चन बनाया, हमें पता है यार ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर परसेंटेज में बांटते हैं तो ये पूरा कितना होता है 100%। 100% 360 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% किसने क्या 3.6 डिग्री के बराबर होता है, तो 19% किसके बराबर 19 इंटू में 3.6, और यही आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, मेरे को दिख रहा है क्या आएगी, 9 6 54 4, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो यही करेक्ट हो जाएगा। खत्म सवाल। अगला सवाल हमारे पास x माइनस वाई 12 के बराबर 1/x माइनस 1/y गिवन है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान बताना। कैसे सोल्व करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई और ऊपर y माइनस एक्स, और ये 12/25। अब ये इसका, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स, तो ये माइनस का 12 बनेगा, माइनस के 12 से 12 कटेगा, तो आप देखेंगे एक्स वाई किसके -25 के बराबर आ गया। एक्स माइनस वाई 12 के बराबर है, ये वाली वैल्यू बतानी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैसे निकालते हैं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मेरे पास होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, और प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मतलब -25 का होल स्क्वायर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यूनिट डिजिट चारों डिफरेंट दिख रही है तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब आया 8, ये 25 इंटू 12 300, यूनिट डिजिट तो जीरो ही आएगी नेगेटिव में जो भी हो, और उसके बाद 625 यूनिट डिजिट आएगी 5, 8 5 कितना 13, यूनिट डिजिट 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है जो 45 मीटर अबव है सी लेवल के, तो ये सी लेवल हो गया, ये 45 मीटर अबव हमने लाइट हाउस बना लिया। एक शिप जो उसकी तरफ आ रही है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 to 45, तो पहले मान लो एंगल था 30 डिग्री और ये शिप मूव करेगी तो 45 हो गया। शिप यहां से इस साइड मूव कर रही है। आगे कहता है कि इस पीरियड के दौरान शिप ने कितनी दूरी तय करी। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले अंदर वाले ट्रायंगल को देखूं 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर बेस के बराबर, तो ये भी 45 आ गया। 30 डिग्री के केस में ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अगर 1 है तो ये √3 टाइम्स हो जाता है, तो 45 √3 हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 45 √3 में से 45 को घटाएंगे तो 45 कॉमन √3 माइनस। अगला सवाल, एक डीलर ने 100 चेयर खरीदी 25,000 की, 40% को उसने बेचा 15% के प्रॉफिट पे, 15% रिमेनिंग को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। कितना परसेंट प्रॉफिट उसे चार्ज करना चाहिए रिमेनिंग चेयर्स पे टू गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25% इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? इस टाइप का सवाल लास्ट मॉक में भी कराया था, मैंने कहा था डायरेक्ट करना है सिंगल लाइन मेथड से। परसेंटेज में पूछा है तो टोटल चेयर्स कितनी खरीदी, कितने की खरीदी, कोई मैटर ही नहीं करता, परसेंटेज में लेके चलेंगे पूरे क्वेश्चन को। इसने कहा 40% चेयर्स को 15% के प्रॉफिट में बेचा, 40% होता है 2/5 और 15% का प्रॉफिट तो इंटू में 15%। अब रिमेनिंग की बात चल रही है तो 2/5 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 3/5 बचा मेरे पास। इसका भी 50% करेंगे तो रिमेनिंग का 50% इतना, तो अब अगले स्टेप में जो रिमेनिंग बचेगा वो भी इतना ही बचेगा मेरा। आप कहेंगे सर इसे बेचा 20% के प्रॉफिट पे और अगले स्टेप में भी मुझे पता है रिमेनिंग इतना ही बचेगा, उसे कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचेंगे ये पूछा है, तो मैं कह सकता हूं चलो ये 20% है और अगले स्टेप में जो प्रॉफिट होगा वो X% का होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना कंफ्यूज मत करो। रिमेनिंग को हमने रिमेनिंग ये था, इसका 50% इतने पे बेचा, अगला जो रिमेनिंग है वो इसी का ही बचा हुआ 50% मतलब 1/2, इसे कह देते हैं X% के प्रॉफिट पे दिया। ओवरऑल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का, तो यहां पे लिख दो। हमें बताना है X का मान क्या आएगा सोल्व करके, तो यहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे यहां से काटा तो 3, ये 10, ये 2, तो 6 और 6 12, 25 में से 12 घटाया तो बचा 13, और फिर ये 13 के बराबर तो 10, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 3, और ये x का मान आ जाएगा मेरे पास 130 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 43.33। तो वरना आपने जैसे ही यहाँ पे 130/3 देखा, आपको पता है 133 से घटेगा नहीं, तो पॉइंट के बाद क्या आ सकता है 33 या 66, ऑप्शन नंबर ए ही जा सकता था, बाकी कोई चांसेस थे ही नहीं। अगला सवाल, ये सवाल एसएससी में पूछा जा चुका है, कितना वाटर ऐड किया जाए 80 लीटर मिल्क में जिसकी कीमत है 1/2 लीटर ₹, जिससे कि हमारे पास जो मिक्सचर बने उसकी कीमत बन जाए 5/8 लीटर ₹। अब दो तरीके से कर सकते हैं, आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से, वरना एलिगेशन से करना चाहें एलिगेशन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देता हूं। देखो ध्यान से पढ़ने वाला सवाल, 80 लीटर हमारे पास क्या है मिल्क है, कीमत क्या है
टू 1/2 लीटर 1 रुपए का। 1/2 क्या होता है, आप 2.5 लिख सकते हैं या फिर 5/2। 5/2 लीटर मिल रहा है 1 रुपए का, तो 80 लीटर कितने का मिलेगा? आप कहेंगे सर 80 डिवाइडेड बाय 5/2, इतने अमाउंट में हमें कितना मिल गया? 80 लीटर मिल गया। ठीक, तो टोटल खर्चा इतना हो गया। अब कहता है कि इसके अंदर कितना पानी मिलाएं जिससे कि जो पर लीटर कीमत आ जाए हमारे पास, वो आ जाए 5/8 रुपीज पर लीटर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/8 रुपीज पर लीटर ये बनेगा। तो ये लीटर पर रुपीज है, सॉरी, इतने लीटर 1 रुपए का, तो 1 रुपए में कितने लीटर आएगा? आप कहेंगे सर 8/21, 1 रुपए में इतने लीटर आएगा। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? 80 पहले थी, मान लो x लीटर में वाटर मिला रहा हूं तो x, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? इतना हो गया। पहले टोटल प्राइस कितना था? इतना था। दोनों टोटल प्राइस को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। यहां से सोल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या किया मैंने, कहा कि भाई मेरी कॉस्टिंग कितनी है, दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। जब प्राइस ये है तब भी मेरे को, क्योंकि पानी तो हम फ्री बराबर मान के चलते हैं, तो पहले मैंने, मेरे पास इतने रुपए में खर्च कर रहा था, डेट इज 80 डिवाइडेड बाय 5/2, 80 लीटर के लिए। अब भी खर्चा तो उतना ही होना है, लेकिन कीमत चेंज होगी। वो कब? जब हम पानी मिला देंगे। तो मैंने कहा पहले 80 लीटर था, उसमें x लीटर मिला दिया। अब क्या होगी कीमत कि भाई 1 रुपए में इतने लीटर आता है, नहीं, 1 रुपए का, 1 रुपए के कितने लीटर आता है वो दे रखा था हमें। तो मैंने ये निकाला कि कितने लीटर, कितने यार क्या है, चलो आई रिपीट, हमें दे रखा था 21/8 लीटर 1 रुपए में आएगा, ठीक है। तो 80 प्लस x लीटर कितने रुपए में आएगा, ये निकालने के लिए हमने इससे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दिया, जो कि रेसिप्रोकल में यहाँ पे लिख दिया। सोल्व करके हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे 5 से काटूंगा 16 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32। ये 8/21 और यहाँ पे मेरे पास 80 प्लस x है। 8 से काटूंगा तो 4 टाइम्स, 21 इंटू 4 84, 80 घटा देंगे तो x आ गया 4। एक तरीका तो ये है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आप हो जाएं, आप इसमें चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाते हैं वो देखिए। मेरे पास था 80 लीटर, मुझे पानी मिलाना है मान लो n लीटर, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कोई प्राइस होगा। अच्छा, 80 लीटर सॉल्यूशन है। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कीमत क्या है, कितने रुपए पर लीटर है। अब यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है, हमें दे रखा है 2.5 मतलब 5/2 लीटर पर रुपीज। रुपीज पर लीटर निकालना होगा तो हमें इसे इन्वर्स करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये इसकी कीमत है 2/5 रुपीज पर लीटर। हमें कितना चाहिए? 21/8 लीटर पर रुपीज चाहिए। तो रुपीज पर लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर 8/21 रुपीज पर लीटर होगा। तो हमें इसमें वाटर की कीमत कितनी होगी? 0 रुपीज पर लीटर। इसमें 0 रुपीज वाला मिलाना है और हमें जो फाइनल प्राइस चाहिए वो ये चाहिए। अगर हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं सर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं 5 और 21 का, ये आ जाएगा 105, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी 105 मल्टीप्लाई, तो इधर तो बेसिकली 21 टाइम्स ही जाना है 5 से, तो 42 हो गया ये। और ये मेरे पास 5, ये 40 हो जाएगा। एलिगेशन लगाओगे तो 42 माइनस 42 और यहाँ पे 40 माइनस 0 40, तो ये आ गया 20/1। 20/80 को रिप्रेजेंट करेगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 1 इंटू 4, एन का मान कितना हो गया? 4। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 4 लीटर, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास, जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं ठीक है,
इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, हमारे पास 3 एग्जाम सेंटर दे रखे हैं PQRR। टोटल कैंडिडेट जो अपीयर होने थे वो यहाँ पे दे रखे हैं, या फिर मैक्सिमम कैंडिडेट जो अपीयर हो सकते थे, और जितने अपीयर हुए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, 2016 में, फिर 17 में, 18, 19, 20 में ऐसे ही Q एग्जाम सेंटर और R एग्जाम सेंटर में भी ऐसा दे रखा है। हमें बताना है कि कौन से साल में जो एब्सेंटीज थे वो सेकंड हाईएस्ट थे सारे ईयर्स में मिला के। अब देखो सेकंड हाईएस्ट बताना है तो आपको हाईएस्ट भी पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो डायरेक्टली ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 4 साल है। आपको ऑब्वियसली सारे सालों का पता होना चाहिए, तभी आप सेकंड हाईएस्ट बता पाएंगे। तो आपको इंडिविजुअली सबका निकालना पड़ेगा और फिर बताएंगे। एब्सेंटीज कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 45 में से 42 को घटाया 3, यहाँ पे 11 और यहाँ पे हमारे पास 5, तो ये कितना हो गया, 16 और 3 19। टोटल एब्सेंटीज इतना 5, 20 और 5 30, इसमें 4, 20 और 10 34, इसमें 11, 12 और 8 31, इसमें 11, 14 और ये 5 19 30। तो सेकंड हाईएस्ट एब्सेंटेज कितना, हाईएस्ट है 2018 में, सेकंड हाईएस्ट है 2019 में। तो ये आंसर होगा। तो ध्यान से करने वाला सवाल था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के बराबर, तो एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा 1। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 1 के बराबर कब होता है, जब एक्स क्यूब हमारा -1 के बराबर होता है, पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स क्यूब की फॉर्म में। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 18 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब की पावर 6 लिख सकता हूँ। एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1। -1 की पावर 6 1, -1 की पावर 2 1 और ये 1, तो आंसर आ गया 3। अगर आपको कंफ्यूजन है ये कैसे आया, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, एक्स को इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर। अगर दोनों साइड में क्या कर दूं, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे सर तब इधर तो तब भी 0 रहेगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का। तो ये 0 के बराबर, आप कहेंगे सर यहां से x क्यूब आया -1 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। बाकी इसमें और रिजल्ट्स क्या होते हैं, आप ये भी पढ़ते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर मेरा -1 हो तो एक्स क्यूब उस केस में क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। ये रिजल्ट भी याद रखना। अगला सवाल कहता है एक रेगुलर कोर्ट यार्ड है हमारे पास, जिसकी लंबाई हमें 510 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट हमें दे रखी है 1425 सेंटीमीटर। इसे स्क्वायर टाइल्स इसके ऊपर लगानी है, तो हमें बताना है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने की जरूरत पड़ेगी इस कोर्टयार्ड में लगाने के लिए। अगर स्क्वायर टाइल लगानी है तो स्क्वायर टाइल की डायमेंशन क्या होती है, आप कहेंगे सर ये x है तो ये वाली दूरी भी x होगी, है ना। और जनरली हम मान के चलते हैं हमें कोई वेस्टेज नहीं करनी, स्क्वायर टाइल इस तरीके से लगाएंगे तो आप कहेंगे सर x वाला पार्ट इसे भी काट पाएगा और x वाला पार्ट इसे भी काट पाए, वही हमारा साइज होगा। तो अगर दोनों को काट पाए और हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है, इसका मतलब क्या होगा, x का मान सबसे बड़ा लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो इन दोनों को काट पाए वो क्या होता है, इन दोनों का HCF। तो आप बेसिकली ये कहेंगे कि भाई जो हमारे पास स्क्वायर टाइल है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इनके HCF का स्क्वायर। ये x क्या है, x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ h और h से। अगर हमें कितनी स्क्वायर टाइल्स चाहिए वो बताना हो तो आप कहेंगे सर इस पूरे की वॉल्यूम कोर्टयार्ड की 1425 है और ये इनटू में 510, ये वोल्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। स्क्वायर टाइल्स मान लो n लगानी है तो n इनटू में एक स्क्वायर टाइल का एरिया डेट इज h इंटू h, इसके बराबर। तो h से और h से इधर डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स देगा या नहीं देगा। अगर मेरे को इनमें HCF से ही इनके डिवाइड करना है तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस दोनों पार्ट को सेपरेट करके मल्टीप्लाई बीच में लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली इसे भी HCF से डिवाइड करना है, इसको भी HCF से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है।
अगर मैं इन दोनों नंबर का रेशियो लेता 1425 और 510 का, तो आप कहते हैं सर जो इन दोनों को कॉमन फैक्टर है वो कट जाता, और कॉमन फैक्टर क्या है, HCF, तो दोनों एक तरीके से HCF से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को, कॉमन किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा पहले तो, और किससे कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, और ये 6 7 ये भी 3 से कट रहा है, 15 से काट दो डायरेक्टली, 9 जा और 5 जा, और यहाँ पे 36, और कुछ कटेगा क्या, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मेरे पास बेसिकली ये 95 इंटू में 36 ही बचेगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 36 5 जा 180, 18 कैरी फॉरवर्ड, और 360 में से 18 घटा दो, 383420। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 18 कैरी फॉरवर्ड, 18 घटाया, थ्री, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक करी क्या हमने। 19 16 कैरी फॉरवर्ड, 3420 ही आ रहा है हमारा तो भाई। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मेरे हिसाब से तो सही है ये, 3420 इज द राइट आंसर। तो हो सकता है ये 4320 की जगह 3420। अगला सवाल, हमारे पास 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के, और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन का और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब रॉन्ग के लिए भी 1 मार्क्स कटेगा और अनअटेम्प्टेड के लिए भी 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। कहता है अगर कैंडिडेट के 450 नंबर आए तो कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली अटेम्प्ट करें। आप कहेंगे सर टोटल क्वेश्चन अगर 180 है, तो मैं मान लेता हूं उसने x करेक्ट अटेम्प्ट करे, तो 4x उसके पॉजिटिव मार्क्स हो गए, एक सही का 4 था। रॉन्ग कितने करे होंगे, रॉन्ग करे या अनअटेम्प्ट करे, घटना है कितना 1, तो -1 इंटू में बचे हुए क्वेश्चन कितने 180 माइनस x, या तो रॉन्ग होंगे या अनअटेम्प्टेड होंगे, सब में 1 कटेगा, और टोटल स्कोर कितना आ गया उसका 450 आ गया। ये करके आपको क्या बताना है, x का मान। आप देखेंगे 4x प्लस x 5x बन गया, तो यहाँ पे 5x, और ये माइनस का 180 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 630, 5 से काटूंगा तो 126। दिस इज माई आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एबीसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 2:3:5 में, 9% प्रॉफिट का चैरिटी में चला जाएगा। अगर टोटल प्रॉफिट इतना होता है तो हमें बताना है सी का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में। आप कहेंगे सर टोटल रेशियो अगर निकालूं तो 10 हो गया, सी का प्रॉफिट है 5, अच्छा 9% चैरिटी में गया, टोटल प्रॉफिट कितना था 189,000, ये तो इन तीनों में बटेगा, तो 9% हटा दो, बचा 91%, इसका इन तीनों में बटना है, तो 10 रेशियो इसके बराबर है। हमें 5 रेशियो का बताना है, 5 रेशियो क्या है, इसका आधा, तो भाई इसका आधा कर दो, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी, ये 1 जीरो अगर 2 से काट दोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट मेरे पास क्वेश्चन की क्या होगी, 1 इंटू 5, 5 इंटू 9 5, तो यूनिट डिजिट 5 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर है। अगला सवाल, इस टेबल के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी परसेंटेज दे रखी है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं कितने में से हैं, मतलब 175 में से राम ने कितना स्कोर किया है 54%, मोहन ने 51% और 75%। ध्यान से करने वाला डीआई है, टीसीएस पूछता है इस तरह के डीआई, और यहाँ पे परसेंटेज में डेटा दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि
अगर आपको हिस्ट्री में पास होना है तो 105 नंबर लाने पड़ेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स पास हुए एग्जामिनेशन में हिस्ट्री में, ये बताना है। अब तो ये 3 स्टूडेंट हैं, तो या तो 0 होंगे या 1 पास या 2 पास या तीनों पास, वो 4 ऑप्शन में भी दे रखे हैं। टोटल है 175 मार्क्स, है ना। 105 नंबर पास के लिए आने हैं, तो कितना परसेंट हो गया? आप कहेंगे सर 105 डिवाइडेड बाय 175 इंटू में 100%। 25 से काटूंगा 4 और यहाँ पे 7, 7 से काटूंगा 15, 15 चौक 60%। 60% लाने पास करने के लिए। राम ने कितने लाए? 54% फेल। मोहन ने कितना लाया? 51% फेल। श्याम लाया 75% पास, तो 1। ठीक है, ध्यान से करना। अब इसमें ये कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना कि भाई ये 54% को मार्क्स बना लेता हूं। तो आप कहेंगे सर 100% किसके बराबर? 175 के बराबर। तो 1% 1.75, तो इसमें 1.75 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.75 इज नथिंग बट 7/4। तो इसमें भी 7/4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 7/4 से मल्टीप्लाई। फिर चेक करके देख रहे हैं कि भाई कौन सा मेरा बड़ा हो गया 105 से। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप परसेंटेज निकाल लो कि 105 मार्क्स कितने परसेंट को डिनोट करते हैं, फिर डायरेक्टली आप कंपेयर कर पाएंगे एक ही कैलकुलेशन से। अगला सवाल, एक शॉपकीपर ने 120 आर्टिकल खरीदे 18,000 के और उन्हें बेचा सेलिंग प्राइस पे, उन्हें बेचा प्रॉफिट पे, जो कि 20 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा। आप कहेंगे सर कितने आर्टिकल्स हैं? 120 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 120 एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट। ये किसके बराबर? 20 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। 20 से काटूंगा तो ये 6 आ जाएगा। 6x माइनस एस, ये हो जाएगा 5s और उधर आ जाएगा 6c। ठीक है, 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। अच्छा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18,000 को 120 से डिवाइड कर दो, तो इनटू में 18,000 डिवाइडेड बाय 120, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। सॉल्व कर लेंगे, यहां से काटूंगा 20, 20 से काटूंगा 900, 900 को 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 180। चले आगे। आज की क्लास का आखिरी सवाल, इसे सिंपलीफाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब एक तो बेसिक से आप सिंपलीफाई कर ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत सिंपल है। वरना एक्स और वाई का मान कुछ भी मान लो, 1 1 कर लो एक्स और वाई को, वरना ऐसा भी कर सकते हो वाई को 0 कर दो, एक्स को 1 कर दो। मैच करेंगे क्या? दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे ना, या वाई को 1 कर दूं और एक्स को 0 कर दूं। अच्छा, करके देखते हैं। चलो, एक्स को 0 कर दिया, वाई को 1 कर दिया, क्या बचेगा मेरे पास? 0 में ये सारा 0 बन गया, वाई को 1 करा 9, 16, 9 और 15, दो ऑप्शन सेम जा रहे हैं फिर भी। चलो, एक्स को 0 करा, वाई को 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो आप देखेंगे 9 बच गया। 9 तो दो ऑप्शन में, नई बात बनी, है ना। ये होगा या ये होगा, दोनों को 1 कर दो, एक्स और वाई को, तो ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9, 48 प्लस 9 57। अगर दोनों को 1 कर दिया तो ये 58 हो गया, ये 57 हो गया, तो ये आंसर आएगा। चलें आगे। तो ऐसे कर सकते हैं, वरना बेसिक से तो सिंपलीफाई करना आता ही है आपको, स्क्वायर करोगे साथ के साथ आंसर मिल जाएगा। मैंने एक अल्टरनेट अप्रोच के लिए वैल्यू पुटिंग करा दिया। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस मॉक। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, बेस्ट मेथड्स पता चल गए होंगे। बाकी ये मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हैं। ये 10 मॉक हैं, आप दीजिए, काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको एग्जामिनेशन में इन मॉक से। ठीक है, और अगर आपको और एक्स्ट्रा मॉक्स देने हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल के CBT 2 के दे सकते हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कॉम्बो
जिसमें टॉपिक वाइज फुल लेंथ हर तरीके के मॉक होते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस मैथ्स के अलग से करा दिए हैं। तो अगर आपको कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल प्रिपरेशन करनी है तो मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच आरबी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन प्लस टेस्ट सीरीज के लिए ऑफिसर बैच है, जो एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम्स की आपकी पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करा देगा। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।